जब आप इंटरव्यू दोगे एज अ फुल स्टैक डेवलपर मॉन टेक्नोलॉजी के अंदर 100% चांस होता है जो टेक्निकल राउंड थर्ड होगा जिसमें प्रैक्टिकली आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, उसमें आपको CRUD एप्लीकेशन बिल्ड करने को बोला जाएगा। लेकिन वहाँ पे बात ये आती है कि आप CRUD एप्लीकेशन किस अप्रोच से बिल्ड करते हो, है ना। जनरली क्या होता है कि आप रिएक्ट में यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करते हो, कंपोनेंट रेंडर होते ही आप HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए। प्रोफेशनली वो तरीका नहीं है आज के समय में। अगर आप कंपोनेंट रेंडर होते हैं डेटा फेचिंग करने के लिए यूज इफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। डेटा फेचिंग का आज के समय में लाइब्रेरीज है जिसको हम रिएक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रिएक्ट क्वेरी की, SWR हुक्स की। इन सब चीज़ों की को आपको जानकारी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ जब आप CRUD एप्लीकेशंस को बिल्ड करोगे ना और बैकएंड में आपके नोड एक्सप्रेस का REST API चलेगा तो आप अपने रिक्रूटर्स को इम्प्रेस कर पाएंगे। ये वीडियो बिगिनर के लिए नहीं है, जिनको रिएक्ट और नोड आती है उनके लिए है। अगर आपको CRUD एप्लीकेशन बिल्ड करने आता है फिर भी देखिए नई चीज़ें आप सीखने को मिलेंगी आपको। नोड एक्सप्रेस में REST APIs को हम बिल्ड करने वाले हैं बैकएंड के लिए, साथ ही साथ मोंगोज का इस्तेमाल करेंगे MongoDB के लिए ताकि आप स्कीमा बिल्ड कर सको, डेटाबेस से रिलेटेड काम कर सको। और रिएक्ट और टेलविंड की सहायता से यूजर इंटरफेस को बिल्ड करेंगे, बड़ा ही प्रोफेशनली हैंडल करेंगे ताकि आप सीख सको कि CRUD एप्लीकेशन सच में आपको डैशबोर्ड के अंदर कैसे बनाना चाहिए। इनफैक्ट लाइव अपडेट करने के लिए आपको परेशानी होती होंगी कि अगर कुछ चीज़ बैकएंड पे अपडेट हो गया तो फ्रंट एंड पे लाइव अपडेट कैसे होगा, उसका एकदम रेडीमेड सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ जिसको क्वेरी म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। और हाँ, इस वीडियो में जो भी चीज़ आप पढ़ोगे मुझसे उसका नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे वेबसाइट पे कोडिंग OTT पे विजिट कीजिए, ट्यूटोरियल मेन्यू मिलेगा, वहाँ क्लिक कीजिए, आप नोट्स डाउनलोड कर पाओगे, साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड भी डाउनलोड कर पाओगे। ओके, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। वैसे आपको अभी प्रीव्यू दिख रहा होगा कि किस तरीके का एप्लीकेशन हम बिल्ड करने वाले हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें कवर हो जाएंगी। पहले बैकएंड की बात कर लेते हैं कि बैकएंड में आप क्या क्या सीखने वाले हो। बैकएंड में हम नोड और एक्सप्रेस इसकी सहायता से REST API बिल्ड करेंगे, बहुत अच्छा अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद MongoDB डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन MongoDB डेटाबेस अगर कोड इस्तेमाल कीजिएगा ना तो टाइप सेफ्टी का प्रॉब्लम आएगा। कुछ भी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, कोई भी प्रॉपर्टी स्टोर हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, तो उसके लिए हम मॉडल की फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे ताकि वही डेटा स्टोर हो डेटाबेस में जो हम चाहते हो। तो डेटाबेस में क्या स्टोर होगा जब उसका नक्शा तैयार करते हैं ना तो उसी को कहा जाता है मॉडल या स्कीमा। तो उसके लिए हम मोंगोज इस्तेमाल करने वाले। आज के समय में अगर आप बैकएंड बिल्ड कर रहे हो ना, Node.js एक्सप्रेस से REST API बिल्ड कर रहे हो तो MongoDB की जगह हम क्या इस्तेमाल करें, मोंगोज। क्या है मोंगोज? MongoDB का फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी समझ लो आप, जिसकी सहायता से आप MongoDB में स्कीमा की फैसिलिटीज़ ऐड कर पाओगे। आगे आप वीडियो के अंदर जानोगे जब मैं कोड लिखूँगा। इतना हो जाएगा। इतना करने से हम REST APIs को बिल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे, रिएक्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम टेलविंड यूज़ करने वाले हैं। ओके, टेलविंड इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम यूजर इंटरफेस को बिल्ड कर सके। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग टेक्निक आप सीखोगे मुझसे स्टेट मैनेज करने का। ओके, उसके बाद डेटा फेचिंग लाइब्रेरी मैं कवर करने वाला हूँ इसमें SWR के नाम से, ताकि बिना यूज इफेक्ट का यूज़ किए हुए या बिना स्टेट हैंडल किए हुए आप सर्वर से डेटा मंगाओ और अपने वेब पेज में टेबल या कार्ड या कहीं पे भी प्रस्तुत कर सको। साथ ही साथ आप क्वेरी म्यूटेशन सीखोगे। क्वेरी म्यूटेशन क्यों? ऐसा होता है ना कि फ्रंट एंड से हमने बैक एंड का कुछ डिलीट कर दिया, फिर आप पेज रिलोड करते हो या स्टेट अपडेट करते हो, तब जाकर आपको फ़र्क दिखता है। उन सारे प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। म्यूटेशन की सहायता से आप लाइव अपडेट कर पाओ, लाइव अपडेट दिखा पाओगे अपने फ्रंट एंड पे। बैक एंड में कुछ डिलीट हुआ अपने आप फ्रंट एंड से चला जाएगा, बैक एंड में कुछ अपडेट हुआ अपने आप फ्रंट एंड अपडेट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं ना उसको कहा जाता है क्वेरी म्यूटेट करना, यानी कि म्यूटेशन SWR की ही फीचर है। तो इतना सारा एडवांस चीज़ आप सीखोगे, अच्छा कोड लिखने का तरीका सीखोगे। साथ ही साथ हम इसमें अब आगे कोड में आप देखो बताता हूँ। पहले मैं REST APIs बिल्ड करके आपको दिखाता हूँ नोड एक्सप्रेस, MongoDB और मोंगोज की सहायता से। ओके, और ये बिगिनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे और रिएक्ट नोड नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बाकी का ट्यूटोरियल्स है वो देखिए,
मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको नोड रिएक्ट थोड़ा बहुत तो आता है, तो पीसी में तो सेटअप ऑलरेडी मौजूद होगा, नोड जेएस वगैरह होगा ही। अगर नोड जेएस नहीं है तो सबसे पहला क्या कीजिएगा, क्रोम सर्च कीजिएगा नोड जेएस और LTS वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। जो इस वर्जन में आप यूज़ करोगे ना, फ्यूचर में आने वाले वर्जन्स में भी काम करेगा, ये होता है LTS। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो पहले नोड को इंस्टॉल करके सेटअप कर लीजिए, नॉर्मल सा अप्रोच है। डाउनलोड कीजिएगा, नेक्स्ट 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 कीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा नोड जेएस। ओके, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, CMD में जाकर राइट कीजिएगा node-v। अगर नोड का वर्जन आ गया तो नोड का सेटअप ठीक है। अब हम कोडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहले एक प्रोजेक्ट ऐड कीजिए डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी, जैसे मैंने क्रड के नाम से प्रोजेक्ट बनाया, क्रड के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट किया। अब आ जाओ VS कोड में, फाइल, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, डेस्कटॉप क्रड ऐड कर लीजिए। आप देखो वो सीखोगे ना आप, जिसको आपने इमेजिन नहीं किया होगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, आपको आता है ना। आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी जानकारी है। थोड़ा देखो आप इसको, ये देखिए, इसे कहा जाता है एक्सप्लोरर। कंट्रोल भी दबाइएगा तो ये खुल जाएगा। राइट क्लिक कीजिए, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। पहले नोड का प्रोजेक्ट इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, छोड़िए इसको, पहले कट कीजिए टर्मिनल को। इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कीजिए बैकएंड के नाम से। इसमें हम नोड का कोड रखेंगे, नोड के शब्दों में APIs बनाएंगे। अब इसके अंदर नोड का डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना होगा, पैकेज.json चाहिए, कुछ लाइब्रेरीज चाहिए ताकि आप REST API बिल्ड कर सको। तो जो बैकएंड फोल्डर है ना, इसके लिए टर्मिनल को ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले पैकेज.json को इनिशियलाइज करेंगे, npm init-y। क्या होता है पैकेज.json? आप अपने नोड एप्लीकेशन में कौन कौन सा जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी इस्तेमाल करने वाले हो, उसको बिल्ड करके उसकी जानकारी होल्ड करेगा, उसकी जानकारी स्टोर करके रखेगा वर्जन के साथ। ओके, इसलिए हम पैकेज.json क्रिएट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके प्रोजेक्ट में पैकेज.json होगा ना, तो आप अपने प्रोजेक्ट को शेयर नहीं कर पाओगे किसी को। आप चाहते हो ना कि भविष्य में आप किसी को शेयर कर सको, इसलिए ज़रूरी है नोड प्रोजेक्ट में पैकेज.json होना। आगे आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी यानी कि लाइब्रेरी का ये पैकेज का ये बातें की है, उसको इंस्टॉल करना होगा। वैसे तो कोर नोड.js में आप बना सकते हो, लेकिन इफिशिएंट वे में, बहुत सिस्टमेटिक वे में REST APIs को बिल्ड करने के लिए हम नोड.js में एक्सप्रेस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। लाइब्रेरी का ये पैकेज का ये डिपेंडेंसी का ये बातें की है, ठीक है। तो इंस्टॉल कीजिए npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। MongoDB इस्तेमाल करेंगे तो MongoDB कोड नहीं इस्तेमाल करना है, उसका फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना है, Mongoose। तो डेटाबेस के लिए मैंने Mongoose को चूज़ किया यहाँ पे, और साथ ही साथ बॉडी पार्सर का इस्तेमाल करेंगे। बॉडी पार्सर इसलिए ताकि आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते वक्त कोई ऑब्जेक्ट भेजोगे ना, तो उसको आप अपने सर्वर में रिसीव कर पाओगे। ओके, आगे पता चल जाएगा कि बॉडी पार्सर हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ कॉर्स को इंस्टॉल कीजिए। कॉर्स इसलिए इंस्टॉल करेंगे ताकि बैकएंड से हम फ्रंट एंड को अलाउ कर सके कि तुम मेरा रिक्वेस्ट कर सकते हो, तुम उससे डेटा ले सकते हो। इसके लिए कॉर्स को इंस्टॉल करेंगे। ओके, फिलहाल के लिए इतना सारा चीज़। एंटर प्रेस कीजिए तो npm i के बाद एक एक करके पैकेज का नाम दे दीजिएगा ना, तो सब एक ही साथ इंस्टॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया। अब बैकएंड के अंदर सर्वर क्रिएट कीजिए। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए index.js के नाम से फाइल प्रिपेयर कीजिएगा, एक्सप्रेस के नाम से कॉन्स्टेंट, और हाँ मैं कॉमन JS इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर आपको ES6 आता है तो नो प्रॉब्लम, ES6 का सेटअप करके आप अपना काम शुरू करो, ठीक है। एक्सप्रेस को मैंने रिक्वायर कर लिया। एक्सप्रेस का इंस्टेंस क्रिएट कीजिए, मतलब इसको फंक्शन के रूप में आप कॉल कर लो। जनरली ये क्लास होता है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि फंक्शन कॉल किया हमने, लेकिन जनरली हमने क्या किया है, क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया। ओके, तो एक्सप्रेस का इंस्टेंस क्रिएट कीजिएगा तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब भविष्य में जो भी काम करना है ना, उसके लिए फंक्शंस हम ऐप के अंदर से कॉल करेंगे। चाहे आपको सर्वर के लिए पोर्ट सेटअप करना है या सर्वर के लिए APIs बनाना है, सब कुछ आप ऐप की सहायता से एक्सेस कर पाओगे। तो सबसे पहले पोर्ट का सेटअप कीजिए। तो ऐप के लिए लिसन फंक्शन कॉल करेंगे और पोर्ट सेट कर देंगे। जैसे मैंने 8080 राइट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इस सर्वर को रन करने के लिए ना अब हमें राइट करना पड़ेगा लोकल होस्ट कॉलन 8080। तो ये सर्वर हमारा हिट होगा, यानी कि एक्सेस होगा, इसलिए हमने पोर्ट सेटअप किया। ओके, अब राउट सेटअप कर लीजिए। तो राउट सेटअप करने के लिए ऐप के अंदर से गेट फंक्शन कॉल करेंगे। डिपेंड करता है कि REST API तो आपको बनाने आना चाहिए,
गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। नॉर्मली रेस्ट एपीआई का ये 4 रिक्वेस्ट होता है ना। गेट रिक्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि आप डेटा निकाल सको डेटाबेस के अंदर से। पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सको। पुट रिक्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि डेटाबेस में डेटा अपडेट कर सको। और डिलीट रिक्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि डेटाबेस में डेटा आप डिलीट कर सको। ओके, तो पहले डेटा निकालने का हमें एपीआई बनाना है, रेस्ट एपीआई बनाना है, इसलिए मैंने गेट फंक्शन कॉल किया ताकि आप गेट रिक्वेस्ट कर सको अपने एपीआई का। मैं स्टूडेंट के नाम से एपीआई बनाता हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि स्टूडेंट का गेट रिक्वेस्ट कीजिएगा ना, तो क्या होना चाहिए उसके लिए फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे कर दीजिए ऐसे, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, अब जितना एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया। अब मैं ये अज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ कि आपको सब कुछ आता होगा, बस ध्यान दीजिए कैसे मैं क्या काम करता हूँ। टेस्टिंग करेंगे सबसे पहले, तो रिस्पॉन्स के अंदर से सेंड फंक्शन कॉल कीजिए और मैसेज पास कर दीजिए गेट रिक्वेस्ट। ओके, तो क्या होगा जब आप स्टूडेंट का गेट रिक्वेस्ट करोगे ना, तो ये मैसेज आएगा। ओके, ठीक वैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए बना लीजिए। जब स्टूडेंट का पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे ना, तो ये मैसेज आएगा पोस्ट रिक्वेस्ट का। उसके बाद पुट के लिए बना लीजिए। जब हम स्टूडेंट का पुट रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो मैसेज आएगा पुट रिक्वेस्ट। और जब हम स्टूडेंट का डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो मैसेज आएगा डिलीट। तो बेसिक सा रेस्ट एपीआई बन गया हमारा। अब रिक्वेस्ट करके देखते हैं। तो अगर आप वीएस कोड में हो या आपके पास पोस्टमैन है, तो डायरेक्टली उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ओके, मैं पोस्टमैन से कर लेता हूँ। अगर आप वीएस कोड में चाहो तो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, थंडर क्लाइंट, पोस्टमैन, मल्टीपल एक्सटेंशंस है रेस्ट के नाम से, जिससे आप अपने सर्वर के एपीआई का रिक्वेस्ट कर पाओगे। तो क्या है आपके डोमेन का नेम, यानी कि सर्वर का एंड पॉइंट क्या है? लोकल होस्ट :8080/student। गेट सेलेक्टेड है, सेंड कीजिए। ओके, लोकल होस्ट 8080। ठीक है, हमने कंपाइल नहीं किया है, मतलब उसको रन नहीं किया है। ठीक है, सर्वर स्टार्ट कर लीजिए। सर्वर स्टार्ट करने से पहले आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने ला nodemon-g npm इंस्टॉल nodemon-g। तो नोडमोन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ना, जनरली ये प्रोसेस मैनेजर है। इससे क्या होगा, एक बार इसकी सहायता से नोड सर्वर स्टार्ट कर दीजिएगा ना, तो जब भी कोड में चेंज करेंगे ना, ऑटोमेटिक वो रिलोड हो जाएगा। आपको बार बार कंपाइल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमने नोडमोन को इंस्टॉल किया। अब इसके बाद कंपाइल करने के लिए सीधे राइट कर दीजिएगा नोडमोन। तो अगर इंडेक्स के नाम से आपका सर्वर बना होगा ना, तो अपने आप वो स्टार्ट हो जाएगा। हो गया स्टार्ट। अब आप सेंड करो। आगे गेट रिक्वेस्ट, गेट करने पे, पोस्ट रिक्वेस्ट करने पे आया पोस्ट, पुट रिक्वेस्ट करने पे आया पुट, और पैच रिक्वेस्ट नहीं सॉरी डिलीट रिक्वेस्ट करने पे आया डिलीट। ओके, बेसिक सा एपीआई बन गया, टेस्टिंग भी हो गया। अब चलिए हम डेटाबेस से रिलेटेड काम करते हैं। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, मैं सिंपल रखता हूँ। मैं एमवीसी में नहीं जाता हूँ। जनरली एमवीसी में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोलर बनाना होगा, फिर इस मॉडल के लिए फोल्डर बनाना होगा। मैं बेसिक रखता हूँ, बैकएंड, ठीक है, बेसिक रखता हूँ। कैसे हो सकता है कि कोड इतना लेंदी हो जाएगा कि फिर आपको दिक्कत होगा, तो फुल एमवीसी फॉलो नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना बैकएंड के अंदर SRC के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसी में सारा मेन सोर्स कोड को रखेंगे। अब इसके अंदर फोल्डर क्रिएट कर लीजिए स्टूडेंट के नाम से, क्योंकि स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी हैंडल करनी है, तो मैंने स्टूडेंट के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर 2 फाइल बनाइए। पहला फाइल क्रिएट कीजिएगा student.controller.js के नाम से, ठीक है। इसमें बेसिक कुछ फंक्शंस बना दीजिए। तो जैसे मैंने गेट के नाम से फंक्शन बनाया, ऐसे Node.js के शब्दों में आप इसको एक्सपोर्ट कर लो। तो module.exports कॉमन JS है ना, अगर ES6 होता तो सीधे एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करते, और एक से ज़्यादा फंक्शन होगा, इसलिए मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट में यानी कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एक्सपोर्ट किया। इसका मतलब इस फंक्शन को इंपोर्ट करके हम दूसरे पेज में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मल्टीपल फंक्शंस बना लीजिए। गेट के बाद पोस्ट फंक्शन बना लीजिए, पोस्ट के बाद आप पुट फंक्शन बना लीजिए, और पुट के बाद आप डिलीट फंक्शन बना लीजिए, ठीक है। तो डिलीट एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि डिलीट के नाम से ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में कुछ है, इसलिए हम रिमूव के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। अब सबको एक्सपोर्ट कर दीजिए, गेट पोस्ट पुट और डिलीट, ठीक है, ऐसे एक्सपोर्ट कर देंगे। सॉरी, डिलीट नहीं, रिमूव।
अब सेपरेट फंक्शंस हो गया, हर रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग फंक्शंस हो गया। आप क्या करोगे, index.js में इसको इंपोर्ट करके या रिक्वायर करके यूज़ कर लोगे। तो पोर्ट सेट करने के बाद या पोर्ट सेट करने से पहले यहाँ पे कांस्टेंट बनाइए, रिक्वायर्ड की सहायता से डिफाइन कर दीजिए कि जहाँ पे कोड करे वहीं पे src फोल्डर है, स्टूडेंट फोल्डर है, उसके अंदर स्टूडेंट कंट्रोलर है। इसके अंदर से गेट, पोस्ट, पुट और रिमूव, इन चारों फंक्शंस को इंपोर्ट कर लीजिएगा। अब इनको शॉर्ट कीजिए। गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो गेट कॉल होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो पोस्ट फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, पैरेंथेसिस नहीं दीजिएगा, पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं देंगे, कारण है उसका, पैरेंथेसिस नहीं दोगे ना तो बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आपके इन फंक्शंस में चला जाएगा। पुट और इसके बाद डिलीट नहीं, उसके लिए रिमूव फंक्शन है। तो गेट रिक्वेस्ट करने पे ये फंक्शन, पोस्ट पे ये कॉल होगा, पुट पे ये कॉल होगा और डिलीट पे ये कॉल होगा। तो राउट वाला पेज को ना जितना सिंपल आप रख सकते हो आप रखो। ये राउट वाला पेज है, इसको मैंने सिंपल रख लिया। या सर्वर वाला पेज आप ऐसे समझ लो जिसमें सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस है, जिसमें आपने सर्वर क्रिएट किया ना, उसको सिंपल रख लीजिए। तो मैंने बहुत सिंपल कर लिया। ये राउट है, जब इसका गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो ये कॉल होगा, पोस्ट पे ये, पुट पे ये और रिमूव पे ये। ओके, ये हो गया। अब इस पेज को कट कीजिए। अब सारा का सारा काम यहाँ। तो गेट फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव हो जाएगा। टेस्टिंग कर लीजिए। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पे राइट कर दीजिएगा गेट रिक्वेस्ट, फिर यहाँ पे राइट कर दीजिए पोस्ट रिक्वेस्ट। इस फंक्शन के अंदर भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेंगे। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव कर लीजिए, राइट कर दीजिए पुट रिक्वेस्ट। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव कर लीजिए और रिस्पॉन्स रिटर्न कर दीजिए डिलीट रिक्वेस्ट। तो क्या हुआ, पहले ये सारा कोड आपके सर्वर वाले पेज में था, राउट वाले पेज में था, लेकिन अब कहाँ है, कंट्रोलर के अंदर सेपरेट फाइल है, ताकि हम लॉजिक सिर्फ इस पेज में लिख सके। अब एक बार टेस्टिंग कर लीजिएगा। तो डिलीट रिक्वेस्ट पे देखिए आ गया डिलीट रिक्वेस्ट, अभी भी वैसे ही काम करेगा। अंतर क्या है, पहले से ज़्यादा सिस्टमेटिक कोड हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब डेटाबेस से रिलेटेड कोड लिखते हैं, डेटा स्टोर करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले स्टोर करने से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास डेटा होना चाहिए ना, तो उसके लिए तो पहले डेटाबेस से कनेक्शन आप इस्टेब्लिश करोगे, उसके बाद आप ये सब काम कर पाओगे, स्टोर, एडिट, डिलीट वगैरह वगैरह। तो डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ना आप बैकएंड फोल्डर के अंदर एक मॉड्यूल के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा और इसके अंदर फाइल बना लीजिए db.js के नाम से। अब इसी में डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का कोड राइट कीजिए। तो मोंगूज रिक्वायर्ड, हमने इंस्टॉल किया है ना मोंगूज, ऐसे रिक्वायर कर लीजिएगा मोंगूज को और मोंगूज के अंदर से कनेक्ट फंक्शन कॉल कर लीजिए। मोंगोडीबी का सेटअप आपके पीसी में होना चाहिए। ओके, अगर पीसी में सेटअप नहीं है मोंगोडीबी का तो देखिए कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ऐसे सर्च करेंगे मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर, फर्स्ट लिंक देखिए इसी में नीचे आइएगा ना तो सेलेक्ट पैकेज दिखेगा, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के दौरान आपको कंपास नाम के सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करने को बोलेगा, तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। कंपास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप पता कर पाओगे कि मोंगोडीबी डेटाबेस में आपने क्या स्टोर किया है। ओके, या आप उस सॉफ्टवेयर की सहायता से भी स्टोर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो ये रहा कंपास सॉफ्टवेयर, इसको खोलिएगा ना तो यहाँ पे URL दिखेगा जिससे आप अपने मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट हो पाओगे। तो यही डेटाबेस URL कॉपी कीजिए और यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए कोड के अंदर। इस जगह पे जनरली ये env वेरिएबल के अंदर रखते हैं, लेकिन अभी उतना डेप्थ नहीं जा रहे। तो ऐसा करने से क्या होगा, डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए module.exports और इसमें राइट कर दीजिएगा मोंगूज। हो गया एक्सपोर्ट, सिंपल। अब जहाँ पे भी आप इसको रिक्वायर कर लोगे ना डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। कट कर दीजिए इसको। तो इसका कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम उस पेज में कीजिएगा ना जिसमें आपने सर्वर क्रिएट किया होगा। तो index.js और सबसे ऊपर में यहाँ पे रिक्वायर फंक्शन कॉल कीजिए और डिफाइन कर दीजिए कि जहाँ पे कोड लिख रहे हैं ना वहीं पे मॉड्यूल फोल्डर के अंदर DB मॉड्यूल है। ओके, एक बार कंपाइलेशन चेक कर लीजिएगा, सब कुछ हो गया तो इसका मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है,
ओके, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाने के बाद स्कीमा तैयार करेंगे। स्कीमा से बताएंगे कि हमारे स्टूडेंट नाम के कलेक्शन में क्या क्या स्टोर होने वाला है, ये होता है स्कीमा। ओके, तो स्टूडेंट फोल्डर के अंदर जो SRC के अंदर है ना, उसी में स्टूडेंट डॉट स्कीमा डॉट जेएस, वैसे स्कीमा या मॉडल का ये बात एक ही है, मॉडल की बात कर रहा हूँ। ओके, तो स्कीमा मॉडल यानी कि डेटा का नक्शा मोंगोज को रिक्वायर्ड कीजिए ताकि आप स्कीमा बना सको। तो रिक्वायर्ड मोंगोज। ओके, स्कीमा बनाने के लिए स्कीमा के नाम से कॉन्स्टेंट प्रिपेयर कीजिए और मोंगोज के अंदर से स्कीमा नाम के क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कीजिएगा। तो न्यू की सहायता से मोंगोज और इसके अंदर से स्कीमा क्लास का ऐसे इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दीजिए और इसी के अंदर डेटाओं का नक्शा तैयार करेंगे, मतलब कि आपके कलेक्शन में मोंगोडीबी कलेक्शन के अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टी स्टोर होने वाला है ना, उसकी जानकारी यहाँ देंगे। तो स्टोर करने से पहले हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि इंपोर्ट करके दूसरे पेज में इस्तेमाल कर सके। तो पहले रजिस्टर करना होगा आपको कि इसके लिए कौन सा मॉडल बनने वाला है, मतलब किस नाम से कलेक्शन बनेगा। तो उसके लिए मोंगोज के अंदर से मॉडल फंक्शन कॉल करेंगे और देखिए स्टूडेंट के लिए हैंडल कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट के नाम से कलेक्शन क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे राइट कीजिएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा ये सिंगुलर होगा, एस नहीं लगाएंगे। बाय डिफॉल्ट वहाँ डेटाबेस में एस लग जाएगा इसमें, और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे। ओके, इसमें कौन सा स्कीमा फॉलो होगा, ये वाला फॉलो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो भी प्रॉपर्टीज देंगे ना, वही प्रॉपर्टी स्टूडेंट में स्टोर हो पाएगा। तो इसको कहा जाता है स्कीमा रजिस्टर करना या मॉडल रजिस्टर करना। ओके, आप कांस्टेंट बना लो या इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने कांस्टेंट बना लिया मॉडल के नाम से और इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऐसे, और यहाँ से मॉडल को एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। तो जहाँ पे भी इंपोर्ट कीजिएगा ना इसको, उसके बाद आप डेटाबेस से रिलेटेड काम कर पाओगे। जैसे स्टूडेंट में अगर आपको कुछ स्टोर करना है या स्टूडेंट के अंदर से कुछ निकालना है ना, तो बस आपको ये स्कीमा वहाँ इंपोर्ट करना होगा। ओके, इसलिए हमने इसको एक्सपोर्ट किया। अब क्या क्या स्टूडेंट में स्टोर होगा वो डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने राइट कर दिया कि फुल नेम के नाम से प्रॉपर्टी स्टोर होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कीजिए, टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिएगा स्ट्रिंग। मतलब क्या हुआ, फुल नेम का वैल्यू स्ट्रिंग के शब्दों में जाएगा, इसका ये मतलब हुआ। और रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू ट्रू कर दीजिए। तो वैलिडेशन हो गया। ये आप मोंगोडीबी में नहीं कर सकते थे। देख रहे हैं, आप टाइप भी डिफाइन कर पा रहे हो कि किस नाम से प्रॉपर्टी जाएगा और स्पेशली प्रॉपर्टी में कैसा डेटा होगा, नंबर होगा, डेसिमल होगा, स्ट्रिंग होगा। ये क्यों कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं, मोंगोज की वजह से। ये मोंगोडीबी में इनबिल्ट फीचर नहीं है। तो जब आप मोंगोज इस्तेमाल करते हो ना, तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है। पहला फ़ायदा कि आप टाइप्स डिफाइन कर पाते हो, ठीक है, स्कीमा डिसाइड कर पाते हो। और दूसरा फ़ायदा वैलिडेशन कर पाते हो। जैसे मैंने वैलिडेशन किया ना कि फुल नेम खाली नहीं होना चाहिए। अब जब आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करोगे ना या एपीआई का रिक्वेस्ट करोगे और फुल नेम नहीं भेजोगे तो ये आपको एरर देगा। ओके, तो फुल नेम हो गया। इसके बाद बस सीखना ही है तो कुछ नॉर्मल सा चीज़ ले लेते हैं इसमें। और ऑल के नाम से मैंने प्रॉपर्टी बनाया और टाइप का वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ नंबर के लिए नंबर डेटा टाइप है। और इसमें भी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू ट्रू कर दीजिए। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट टाइप का वैल्यू स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड का वैल्यू ट्रू। ओके, फिलहाल यही 3 डेटा रखते हैं जनरली। मैं चाहता हूं कि जब भी डेटा स्टोर होना अपने आप उस वक्त का डेट और टाइम स्टोर हो जाए डेटाबेस के अंदर। तो मोंगोज में इनबिल्ट फीचर है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, इसमें दूसरा आर्ग्यूमेंट पास कीजिएगा। ये जो स्कीमा है ना, इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में स्कीमा का इन्फॉर्मेशन है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होगा और इसमें टाइम स्टैम्प्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसको ट्रू कर दीजिएगा। तो अब क्या होगा, डेटाबेस में जब भी डेटा आप स्टोर करोगे ना, तो अपने आप डेट और टाइम भी स्टोर हो जाएगा कि कितने बजे कितने तारीख को आपका डेटाबेस में ये डेटा स्टोर हुआ है। ठीक है, बन गया स्कीमा। इससे ज़्यादा कुछ स्टोर नहीं करना है, और भी स्टोर करना है तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सेव करके कट कर लीजिए। अब आ जाइए कंट्रोलर में, यहाँ पे उसको रिक्वायर कीजिए। तो जो स्टूडेंट वाला स्कीमा है ना, उसको रिक्वायर करेंगे ऐसे। तो जहाँ पे कोड कर रहे हैं ना, वहीं पे स्टूडेंट स्कीमा फाइल है। अब स्टोर करने के लिए इसी के अंदर से फंक्शंस कॉल कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा पोस्ट। एक्सेप्शन हैंडल कर लीजिए
ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लीजिए। इससे क्या होगा, एरर आप कैच कर पाओगे कि क्या एरर है, कुछ फेल होता है तो। ओके, स्टूडेंट का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे डेटा स्टोर करने के लिए, और जो डेटा हम वहाँ से भेजेंगे वो स्टोर हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो जो डेटा पोस्टमैन से या अपने फ्रंट एंड से भेजोगे ना, वो रिक्वेस्ट के बॉडी प्रॉपर्टी में होगा, तो उसको रीड करके मैंने इसमें पास कर दिया। एक कांस्टेंट में इसको रख लीजिए, जैसे मैंने स्टूडेंट कांस्टेंट में इसको रखा। अब स्टोर करने के लिए ना स्टूडेंट के अंदर से सेव नाम के फंक्शन को कॉल कर दीजिएगा, और इसके पहले थोड़ी देर का वेट कीजिएगा क्योंकि टाइम लगेगा डेटा स्टोर होने में। अब अगर फंक्शन के पहले अवेट है तो फंक्शन के डेफिनेशन के पहले ऑशिंग कीवर्ड देना होगा, पता होगा आपको, ठीक है। अब रिस्पॉन्स रिटर्न कर दीजिए, तो मैंने स्टेटस कोड सेट कर दिया 200, और जेसन के शब्दों में रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। रेस्ट एपीआई बना रहे हो ना, तो रेस्पॉन्स किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जेसन फॉर्मेट में, इसलिए जेसन फंक्शन हमने कॉल किया। क्या रेस्पॉन्स जाएगा, जो स्टूडेंट अभी स्टोर हुआ है ना उसका इन्फॉर्मेशन, तो जो भी स्टूडेंट करंटली अभी स्टोर होगा ना उसकी जानकारी आपको इससे मिल जाएंगी, तो वो आप रेस्पॉन्स के रूप में रिटर्न कर देना, ठीक है। कैच, इसका मतलब हो गया फेल, तो स्टेटस कोड फेल के केस में मैंने राइट कर दिया 500। उसके बाद जेसन, मतलब किस कारण से फेल हुआ वो आप पास कर दो इसमें। तो एरर में ऑब्जेक्ट आएगा, उसी ऑब्जेक्ट को मैंने एज अ रेस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। तो अगर कुछ भी स्टोर करने में एरर होगा ना, तो रेस्पॉन्स क्या जाएगा, स्टेटस कोड 500, और जो भी एरर की जानकारी होगी वो आपके फ्रंट एंड पे चला जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब टेस्टिंग करते, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे और पोस्टमैन से डेटा भेजेंगे, देखते हैं कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा क्योंकि अभी कोड अधूरा है आपका। तो आज ये पोस्टमैन में पोस्ट रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से बॉडी XWW URL फॉर्म इनकोडेड। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जिसमें डेटा स्टोर करना है, एक तो फुल नेम प्रॉपर्टी है, मैंने फुल नेम में नाम राइट कर दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है ना, सब्जेक्ट, इसमें मैंने राइट कर दिया मैथ्स। इसके बाद रोल प्रॉपर्टी था, तो रोल आप राइट कर दो, मैंने राइट कर दिया 1, ठीक है। सेंड, आ गया एरर, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करा, देख रहे हैं 500 इंटरनल सर्वर एरर का मैसेज आ गया। तो 500 इंटरनल सर्वर एरर स्टेटस कोड हमने कैच ब्लॉक में हैंडल किया, इसलिए आपको दिख रहा है यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर क्या एरर है, सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, मतलब सब्जेक्ट वहाँ पे रिसीव नहीं हुआ। फुल नेम इज रिक्वायर्ड, रिसीव नहीं हुआ, क्यों, हमने तो भेजा है। देखिए आपने भेजा है, उसको एक्सेप्ट करने का कोड राइट नहीं किया आपने, ठीक है। तो उसके लिए बॉडी पार्सर हमने इसीलिए इंस्टॉल किया था ताकि हम कोई ऑब्जेक्ट भेजें ना यहाँ से पोस्टमैन से या अपने वेबसाइट से कोई ऑब्जेक्ट भेजेंगे ना, तो उसको वो एक्सेप्ट करे, नोड सर्वर, इसलिए हमने बॉडी पार्सर को इंस्टॉल किया था। तो बॉडी पार्सर का सेटअप कीजिए एज अ मिडिलवेयर। तो जिस पेज में आपने सर्वर क्रिएट किया ना index.js में, वहाँ आ जाइए, रिक्वायर बॉडी पार्सर हमने इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है, तो बॉडी पार्सर को इस तरीके से रिक्वायर कर लीजिएगा। अब इसी को राउट से पहले एज अ मिडिलवेयर इस्तेमाल करना है आपको, तो ऐप के अंदर से यूज फंक्शन कॉल करेंगे और बॉडी पार्सर डॉट, हम इसके npm पे जाकर थोड़ा सा चेक करना होगा, तो सर्च कर लीजिएगा npm बॉडी पार्सर फर्स्ट लिंक, ठीक है। तो मिडिलवेयर क्या होगा, इनके पहले ये कोड चलेगा, ओके। तो बॉडी पार्सर इनके पहले एग्जीक्यूट करवा दीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो भी डेटा भेजोगे ना, इन पे जाने से पहले उसको ये फिल्टर कर लेगा, मतलब डेटा वो निकाल लेगा और फिर इनके पास आप उनको रिसीव कर पाओगे। सो हमें कुछ रिक्वायर करना है, बॉडी पार्सर रिक्वायर कर चुके हैं, कैसे यूज़ करना है नीचे आपको दिख जाएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिए और नीचे, हाँ ऐसे यूज़ करना है, तो कॉपी कर लीजिएगा और ये जो हम राइट कर रहे थे ना इसको हटा के पेस्ट कर लीजिए। एक और चीज़ यूज़ करना होगा, ये वाला कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कोर्स का भी सेटअप अभी कर लेते हैं ताकि हम अपने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ देखिए बॉडी पार्सर का स्पेलिंग गलत है, जो सही स्पेलिंग था वो यहाँ पे यूज़ किया गया। कोर्स, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो क्या होगा, फ्रंट एंड से आप अपने एपीआई का रिक्वेस्ट नहीं कर पाओगे। पोस्टमैन से तो हो जा रहा है लेकिन रिएक्ट एप्लीकेशन से नहीं होगा अगर इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो, ठीक है। तो कोर्स को हमने रिक्वायर कर लिया, इसको भी मिडिलवेयर के रूप में यूज़ करना है। सबसे ऊपर में यहाँ पे app.use कोर्स फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर लीजिएगा, हो गया। अब आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन से इसका रिक्वेस्ट कर पाओगे।
अब टेस्टिंग करते हैं। अब जो डेटा आप भेज रहे हो ना पोस्टमैन से, वो आपका रिसीव कर पाएगा ये स्टूडेंट का पोस्ट रिक्वेस्ट करते वक्त, और रिसीव करेगा और फिर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से वो डेटा मिलेगा और फिर वो स्टोर हो जाएगा। मैंने सेंड किया इस पर, देखिए स्टोर हो गया, इसलिए आपको आईडी देखने को मिला। ओके, लेकिन हमसे गलती हो गई है। क्या गलती हुई है यहाँ देखिए, डेटाबेस कनेक्शन का कोड कहाँ है, db.js में। ठीक है, हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि डेटाबेस किस नाम से बनेगा, तो मैंने नाम डिफाइन कर दिया CRUD ऐप। इसका मतलब क्या हुआ, CRUD ऐप के नाम से डेटाबेस बनेगा और उसमें आपका डेटा स्टोर होगा। ठीक है, पहले किसी और डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा होगा, सेंड कीजिए। तो अभी क्या हुआ होगा, CRUD ऐप डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स कलेक्शन में ये डेटा क्या होगा, चेक कीजिए। MongoDB कंपास को खोलिएगा और वेट करते हैं, ये रहा, कनेक्ट कीजिए, CRUD ऐप को फाइंड कीजिए, ये रहा आपका डेटाबेस और स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ देखिए आ गया सारा का सारा डेटा। ठीक है, अब कट कीजिए, स्टोर करने का तो कोड हमने राइट कर लिया, वापस आइए कंट्रोलर में, फेच करने का कोड राइट करते हैं। तो सारा का सारा फंक्शन कहाँ से कॉल होगा, स्टूडेंट के अंदर से। स्टूडेंट स्कीमा है तो फाइंड फंक्शन कॉल कीजिए। तो जितना भी स्टूडेंट के अंदर डेटा आपने स्टोर किया होगा, फाइंड फंक्शन आपको दे देगा। थोड़ी देर का टाइम लगेगा, इसलिए अवेट, और जिस फंक्शन के अंदर अवेट होगा उसके पहले ऑसिंग कीवर्ड। ओके, इसको आप किसी वेरिएबल या कांस्टेंट में रखो, जैसे मैंने स्टूडेंट्स नाम के कांस्टेंट में दिया। अब आप स्टेटस कोड 200, रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में जाएगा, जेसन फॉर्मेट में। क्या रिस्पॉन्स आया, किस में है वो रिस्पॉन्स, स्टूडेंट्स में, तो उसी को रिस्पॉन्स के रूप में रिटर्न कर दीजिएगा। और हाँ, यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो ना डेटा मैच हो रहा है ना ही कोई कंडीशंस है, सीधे डेटा निकालना है ना, तो एक्सेप्शन हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई कैच का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, गेट रिक्वेस्ट कीजिएगा ना, तो जितना भी स्टूडेंट्स कलेक्शन में डेटा स्टोर होगा सब मिल जाएगा। आज ये पोस्टमैन में गेट सेंड पे क्लिक कीजिए, ये देखिए मिल गया। चाहे आप 10-15 कुछ भी स्टोर करोगे ना, सब डेटा आपको ऐसा करने से मिल जाएगा। तो गेट का भी एपीआई बन गया। पोस्ट, पुट में क्या होगा, डेटा अपडेट करना है। तो पुट का एपीआई ना कैसे बनता है समझिए। पुट का रिक्वेस्ट हमेशा एंड पॉइंट के बगल में आईडी देकर करते हैं। पुट क्यों इस्तेमाल करते हैं, अपडेट करने के लिए। तो ये ज़रूरी है जिस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है MongoDB के अंदर से, उसका आईडी भेजा जाए, समझे, उसका आईडी भेजा जाए एपीआई का रिक्वेस्ट करते वक्त। तो जनरली ऐसे रिक्वेस्ट होता है पुट का, ध्यान से देखिए, पीसी पे देखिए, स्टूडेंट का पुट रिक्वेस्ट होगा लेकिन उसके साथ साथ आईडी भी भेजना होगा, तभी अपडेट होता है। ये लॉजिक होता है, ऐसे ही हम पुट की कोडिंग, अपडेट करने का कोडिंग राइट करते हैं। अगर आप ये डिफाइन नहीं करोगे तो क्या इशूज आएंगे। जब आप पासवर्ड चेंज करते हो तो किसका पासवर्ड चेंज होता है, आप ही का पासवर्ड चेंज होता है। ऐसा तो नहीं कि वेबसाइट पे जितने भी यूजर्स है सबका पासवर्ड चेंज हो जाए। तो आप चाहते हो ना कि सिर्फ आप ही का डेटा अपडेट हो, तो ऐसा तब होगा जब आप जिस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना चाहते हैं ना, उसका आईडी आप अपने राउट यानी कि एंड पॉइंट की सहायता से भेजो। इसलिए मैंने आपको बताया कि पुट रिक्वेस्ट जब करेंगे ना तो इसके बगल से आईडी भेजेंगे। तो आईडी आप भेज रहे हो तो इसको एक्सेप्ट करने का भी कोड लिखना होगा। कैसे, index.js में ये जो राउट आपने डिफाइन किया ना, यहाँ पे स्लैश देकर आईडी के नाम से एक राउट वेरिएबल बना दीजिए, इसको कहेंगे राउट वेरिएबल। अब जो भी स्टूडेंट के बाद आप लिखोगे ना वो इस आईडी में रिसीव होगा, ताकि हम इसको मैच करके अपडेट कर सके। डिलीट का भी कोडिंग बिना आईडी का नहीं होता है, याद रखिएगा। तो डिलीट का भी एपीआई बनाते वक्त ना आईडी को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ डिक्लेयर हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, पुट रिक्वेस्ट करते वक्त आपको वो आईडी चाहिए, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए console.log का इस्तेमाल कीजिए। रिक्वेस्ट के अंदर से पैरम्स और इसके अंदर से वो आईडी वेरिएबल एक्सेस कीजिएगा तो वो आईडी मिल जाएगा। ठीक है, अब पुट रिक्वेस्ट करके देखिए, ये मैंने आईडी भेजा हुआ है ना, ये वाला मैंने सेंड किया, कंसोल किया है हमने, ये देखिए आईडी आ गया। तो जो भी आईडी आप भेजोगे ना वो मिल गया। अब अपडेट का क्वेरी राइट कीजिए, इसको आप किसी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट में रखो, जैसे मैंने आईडी कॉन्स्टेंट में रखा। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडल कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैच करना है, नहीं तो एरर आने की चांसेस है। अगर आईडी गलत होगा ना तो बताएगा कि एरर है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कीजिएगा ना तो सर्वर क्रैश हो जाएगा आईडी गलत होने पे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग सिर्फ गेट के केस में आप नहीं करोगे, अगर पूरा डेटा फेच कर रहे हो तो। आईडी मैच करके अगर आप गेट कर रहे होते ना तो वहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग करना ज़रूरी था आपके लिए। ठीक है, कैच के केस में पहले एरर हैंडल कर लीजिए, स्टेटस कोड 500 और जेसन के वैल्यू में एरर पास कर दीजिए। जो भी एरर होगा वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपडेट करने का लॉजिक राइट कीजिए। तो स्टूडेंट स्कीमा के अंदर से ही फंक्शन कॉल होगा ना,
अपडेट वन फंक्शन को कॉल कीजिएगा, और या आप ऐसे करो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट ये मोंगूज का फंक्शन है। इसमें आप आईडी को पास कर दो, तो इससे क्या होगा, जहाँ पे आईडी मैच करेगा ना, ये वाला आईडी जहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट में मैच करेगा उसको अपडेट करने का कोशिश किया जाएगा। अब क्या अपडेट होगा वो यहाँ पे पास करेंगे, तो जो भी अपडेट करना है ना वो पोस्टमैन से भेजेंगे या अपने वेबसाइट से भेजेंगे। तो रिक्वेस्ट और बॉडी से उसको रीड कर लीजिए। तो जो अपडेट करना होगा वो यहाँ आएगा, क्या मैच करके अपडेट करना है वो यहाँ देंगे, तो आईडी मैच करके अपडेट होगा। अगर आईडी मैच नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, डेटाबेस में 1000 डॉक्यूमेंट है तो हजारों अपडेट हो जाएगा। मान लीजिए पासवर्ड चेंज करने के लिए आपने ये कोड लिखा, तो क्या होगा, एक यूजर पासवर्ड चेंज करेगा ना, पूरा का पूरा यूजर का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी होता है अपडेट करते वक्त आप आईडी को मैच करो। ओके, डिलीट के केस में भी वैसे ही होगा। डिलीट के केस में अगर आप आईडी नहीं मैच करोगे ना, एक यूजर का इन्फॉर्मेशन आप डिलीट करना चाहोगे, पूरा का पूरा यूजर ही डिलीट हो जाएगा। इसलिए डिलीट और अपडेट के केस में, यानी कि पुट और डिलीट रिक्वेस्ट के केस में आईडी लेना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ओके, इसको आप 1 मिनट किसी वेरिएबल या कांस्टेंट में रखिए। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से कांस्टेंट बनाया, अवेट पास कीजिए क्योंकि टाइम लगेगा ना अपडेट होने में, इसलिए मैंने अवेट पास किया, थोड़ा समय लगेगा अपडेट होने में। अब रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और फिर जेसन फंक्शन को कॉल कीजिए और स्टूडेंट को यहाँ पे पास कर दीजिए। तो क्या होगा, जो भी अपडेट का इन्फॉर्मेशन होगा ना वो रिस्पॉन्स के रूप में आपको दिखेगा। ओके, ये अपडेट का परफेक्ट 100% कोड नहीं है, लेकिन इससे अपडेट हो जाएगा। प्रोडक्शन में अपडेट का कोड ऐसे नहीं लिखते, वो दूसरा तरीका होता है लिखने का, क्योंकि ये फेल होने की चांसेज है। अगर सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में टेस्टिंग डिपार्टमेंट का पोर्शन है ना, तो वो उसको फेल कर देगा और उसको जानकारी होगी तो। लेकिन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, मुझे पता नहीं है कि आप कैसा जानते हो, इसलिए जो बेसिक कोड जो सब लोग आपको सिखाते होंगे, जो इंटरनेट पे मिलता होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। तो इससे अपडेट हो जाएगा। टेस्टिंग करते हैं, तो इस बार क्या है, आईडी गलत है ना, आईडी गलत है। तो देखिए आएगा ऑब्जेक्ट आईडी को लेकर कि ये इनवैलिड है, आईडी सही दीजिए। तो जैसे ये अपडेट करना है तो इस डॉक्यूमेंट का आईडी यहाँ पे पास कीजिए। ओके, और मुझे अब मैं चाहता हूँ फुल नेम का वैल्यू चेंज करना, तो बॉडी XWW URL फॉर्म इनकोडेड में आइएगा और फुल नेम का वैल्यू मैंने सेट कर दिया रवि। तो जहाँ ये आईडी मैच करेगा ना वहाँ पे फुल नेम का वैल्यू क्या हो जाएगा, रवि। सेंड कीजिए, ये देखिए अपडेटेड, अपडेट हो क्या होगा, अपडेट हो गया। हमने गलत फंक्शन कॉल कर दिया। ये क्या करता है, अपडेट करके ना आपको डेटा फेच करके दिखा देता है कि किसको आपने अपडेट किया, समझे। दो तरीका है, या तो आप अपडेट वन फंक्शन को कॉल कर लो, नहीं तो सीधे आप इसी को रहने दो और आप डेटाबेस में जाकर चेक कर लो। अगर डेटाबेस में जाकर आप फाइंड पे क्लिक करोगे ना, तो देखिए रवि आ गया, अपडेट हो चुका है। एक और तरीका था, आप चाहते हो अपडेटेड रिकॉर्ड आपको उसी वक्त मिल जाए, मतलब पूरा एग्जैक्टली पता चले कि हाँ अपडेट हो चुका है, तो अपडेट वन को कॉल कीजिएगा। लेकिन अपडेट वन कॉल करेंगे ना तो आपको यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी में आईडी मैच करना होगा, मतलब अंडरस्कोर आईडी प्रॉपर्टी में इस आईडी को मैच करके देखेंगे, क्या जहाँ मैच करेगा वहाँ का डेटा अपडेट होगा। अब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि अपडेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो आईडी इसी आईडी को रहने देते हैं। मैंने फुल नेम का वैल्यू कर दिया श्रेया। अब देखिए क्या होगा, मॉडिफाइड काउंट 1 आ गया, तो जितना जगह अपडेट होगा ना उसको ये काउंट करके बता देगा। 0 आता ना तो इसका मतलब अपडेट नहीं हुआ। मैच्ड काउंट का मतलब है कि इतना जगह मैच किया, तो एक जगह पे मैच किया। ठीक है, तो अपडेट का कोड हो गया। अब हम डिलीट का कोड करते हैं, तो लगभग ऐसा ही कोड होगा। कॉपी कर लीजिए और रिमूव वाले फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दीजिए। तो आईडी रिसीव कर लेंगे जिसको भी डिलीट करना है यहाँ पे, और डिलीट करने के लिए ना डिलीट वन फंक्शन को कॉल कीजिएगा और बस सिर्फ आईडी को मैच करेंगे। जिसका आईडी भेजेंगे वो आईडी प्रॉपर्टी में मैच होगा। डिलीट हो जाने के बाद स्टूडेंट में जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो रिस्पॉन्स के रूप में चला जाएगा। ऑशिंग पास कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ वेट था ना इसलिए मैंने ऑशिंग पास कर दिया। तो अभी क्या होगा, जिसका आईडी आप भेजोगे ना वो डिलीट हो जाएगा आपका। टेस्टिंग कीजिए। अभी ये आईडी मैं भेजता हूँ, डिलीट रिक्वेस्ट, ये सब मत भेजिए डिलीट के केस पे, सेंड। ये देखिए डिलीट काउंट 1 हो गया, मतलब कि एक जगह पे डिलीट हो गया। अब आप यहाँ अगर फाइंड करते हो ना कंपास के अंदर, देखिए डेटा चला गया। एक ही डेटा था इसलिए नहीं दिख रहा है आपको, बहुत सारा डेटा होता ना फिर भी एक ही डिलीट होता। हमने वही कोड लिखा है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ देखिए
मैं फिर से डेटा स्टोर करता हूँ। तो डेटा स्टोर करने के लिए क्या करना होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करना होगा, किसका, स्टूडेंट का। तो फुल नेम, सब्जेक्ट, रोल, सेंड 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 मल्टीपल टाइम्स मैंने स्टोर कर दिया एक ही डेटा। डुप्लीकेट स्टोर हो रहा है लेकिन उसका कोड लिख देंगे तो वो भी स्टोर नहीं होगा। देखिए मल्टीपल डेटा स्टोर हो गया। ओके, अब किसी एक को डिलीट करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए इंग्लिश, ये एक श्रेया है ना, श्रेया लिखा हुआ, इसको मैं राहुल कर देता हूँ ऐसे। मुझे ये डिलीट करना है तो क्या करना होगा, बस इसका जो आईडी है ना वो भेजना होगा, कैसे, स्टूडेंट के बगल में, और यहाँ से डिलीट रिक्वेस्ट आप कीजिएगा। तो अभी क्या होगा, जहाँ पे ये आईडी मैच करेगा ना वो डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट काउंट 1, मतलब एक जगह पे डिलीट हो गया। अब यहाँ पे आइए और चेक कीजिए, फाइंड पे क्लिक कीजिए। देखिए राहुल नाम था ना, अगर आप फाइंड पे क्लिक करोगे ना तो राहुल वाला डेटा जा चुका है। तो अभी टेस्टिंग करने में दिक्कत हो रहा था क्योंकि मैंने एक ही नाम से बार बार स्टोर कर दिया है। रियल वर्ल्ड में तो मल्टीपल नेम्स होगा, डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या क्या नाम राइट करते हो वहाँ पे। ठीक है, इस पार्ट में बस इतना ही। इस पार्ट में सिर्फ बैकएंड हैंडल किया हमने। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा ताकि आप फ्रंट एंड के बारे में जान सको कि इसके लिए फ्रंट एंड कैसे तैयार करेंगे रिएक्ट में। ओके, तो ये सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे, कोडिंग OTT ट्यूटोरियल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए। फॉलो जरूर कीजिएगा हमें इंस्टाग्राम पे, कम्युनिटी पोस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।